अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। कुछ थ्योरी हमने की थी, कुछ थ्योरी हमारी रह गई थी, तो ये थ्योरी का पार्ट नंबर 2 है। थ्योरी इसलिए कर रहे हैं, इसमें डेफिनेशंस भी आपको आनी है पेपर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इनका जो तल्लक है आपकी एक्सरसाइजेज के साथ बहुत गहरा है। इनकी आपको सही से समझ आएगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो एक्सरसाइजेज समझना आपके लिए आसान होगा और आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए एक एक स्टेप कर रहे हैं थ्योरी का, ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे एक्सरसाइजेज में, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन इनमें एक दो पेपर में आनी है लाजमन शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसलिए एक एक पॉइंट हम थ्योरी का कर रहे हैं। Remember each element of sample space is called a sample point। इसका मतलब ये है कि जो आपका सैंपल स्पेस है, अब सैंपल स्पेस का आपको पता चल गया है। पार्ट नंबर 1 में थ्योरी में हमने ये काम किया था। तो ये फर्ज करें ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, मतलब लूडो का जो दाना है वो हमने फेंका, तो डाइस हमने रोल किया, तो ये सैंपल स्पेस बनता है, ये आपको पता है। अब कहता है कि ये जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं ना, जितने 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट, ये भी सैंपल पॉइंट्स, तो इनको नाम दिया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, इस सब्जेक्ट में, सैंपल पॉइंट का। तो आपके किसी भी सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स होंगे हम उनको सैंपल पॉइंट्स कहेंगे। उसके बाद है कि कीप इन माइंड द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट इज 0 लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब ये है, ये भी आपने पार्ट 1 में काम किया, मुख्तलिफ प्रॉबिलिटीज आपको मैंने एग्जांपल्स में दिखाई या समझाई। तो कोई भी प्रॉबिलिटी जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं आई या 0 से कम नहीं आई, क्योंकि कोई भी आप इवेंट है, जिस तरह इसमें ये इवेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, हमें क्यों कहता है 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, 6 की फाइंड करो, 4 की फाइंड करो। तो आपको पता है कि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसकी तादाद और नीचे टोटल तादाद यानी कि सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो यहाँ हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, सभी की, सभी सैंपल पॉइंट्स की 1/6। इसकी क्यों कहता है 1/6, इसकी 2, इसकी भी 1/6 क्योंकि 2 भी 1 टाइम आया है, 3 की भी 1/6, इसकी भी 1/6। अब 1/6 क्या है, 0 और 1 के दरमियान है। इसी तरह आप कोई भी सैंपल स्पेस ले लें और उसमें किसी भी एलिमेंट की, किसी भी सैंपल पॉइंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो उसकी रेंज हमेशा 0 और 1 के दरमियान आएगी, यानी कि 0 से लेके 1 तक। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या इनके दरमियान हो सकती है। 1 से प्रोबेबिलिटी बड़ी नहीं हो सकती किसी इवेंट की, और 0 से कम नहीं हो सकती। अगर 1 से ज़्यादा आ गई है या 0 से कम आ गई है, इसका मतलब है आपने कोई गड़बड़ की है। तो रेंज प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 से लेके 1 तक। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको आ सकता है कि इसकी रेंज क्या है, मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे नीचे आपको 4, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है कि इसकी जो रेंज होती है किसी भी इवेंट की, तो वो 0 से लेके 1 तक होती है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग इज ऑलवेज 1। इसका मतलब ये है, मुझे कोई कहता है कि ये जो 5 है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। जब आपने डाइस को 1 टाइम रोल किया, एक दफ़ा लूडो का दाना फेंका, तो 5 कितनी दफ़ा आने के चांस हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, यानी कि चांस फाइंड करो कि कितनी दफ़ा 5 आ सकता है। तो मैं लिखूंगा 5 आने के चांस 1 टाइम है, एक दफ़ा आपने लूडो का दाना फेंका, या 1 आ सकता है, 2 3 4 5, इनमें से कोई एक आ सकता है। तो ये टोटल चांसेस हैं, ये आपका सैंपल स्पेस है। 5 आने के चांस 1 टाइम आ सकता है, तो 1/6 ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, 5 की, जब एक दफ़ा आपने डाइस फेंका। अब यहाँ लिखा हुआ है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग ए, यानी कि ए के आने के चांस और ए के ना आने के चांस दोनों को ऐड किया जाए, सम फाइंड किया जाए, ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये चीज़ है, यानी कि कोई भी इवेंट है, अभी 5 को डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी सैंपल स्पेस लें, उसमें से किसी की भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये क्या है, 5 आने के चांसेस, 5 की प्रोबेबिलिटी।
5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड करते हैं। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो इसको टोटल में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो वो कौन सी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए के ना आने की। तो ए के ना आने की यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस 5 और 6, ये प्रोबेबिलिटी है 5 के आने की यानी कि 5 की प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी है 5 ना आने की। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करते हैं और अगर आपको कोई कहता है कि इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो उसको आपने 1 में से माइनस कर देना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। तो ये 1 में से माइनस कर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 5 ना आने की। तो अब ये है कि किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या है प्रोबेबिलिटी 5 के आने की, ये है प्रोबेबिलिटी 5 के ना आने की। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगी 1। 6 क्या है आपका एलसीएम, ऊपर से 1 प्लस 5 6 हो गया, तो 6 से कट के क्या आ जाएगा 1। तो ऑलवेज ये भी आपने याद रखना है मल्टीपल चॉइस के हवाले से, और इस तरह के आपको क्वेश्चन भी आएंगे एक्सरसाइज में कि किसी भी इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन स्पेसिफिक event occur relative to the total number of frequency event or trials. It is calculated by using the following formula. अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको एक टेबल बना के एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बड़ी बेहतरीन समझ आएगी। जी स्टूडेंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। ये कोई एक्सपेरिमेंट किया किसी ने और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं या 2 आ सकता है या 3 या 4 है या 5 है, कोई एक्सपेरिमेंट है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 2 जो है वो 4 टाइम आने के चांस है, 3 जो है वो 5 टाइम आने के चांस है। जिस तरह आप एक लूडो का दाना फेंकते हैं तो 1 से 6 तक आने के एक ही चांस होता है, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आपने एक दफ़ा जब लूडो का दाना फेंका है। इस तरह कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके नतीजे में 2 आने के 4 चांसेस हैं, 3 आने के 5, 4 आने के 6, 5 आने के 10। ये एफ है फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ चांसेस, तादाद कह सकते हैं। तो ये हमारे क्या है इवेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, और इनके ये आने के चांसेस हैं, यानी कि टोटल चांस हमारे पास क्या है 25। इसको आप सैंपल स्पेस कह सकते हैं, जो हमारा टोटल तादाद है। ये सैंपल स्पेस की तादाद है, यानी कि टोटल इतने चांस हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि हर इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल चांसेस के साथ जो रिलेशन है, जो तल्लक है, जो निस्बत है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपल अंदाज में मैंने आपको बताया। अब 4 है डिवाइड बाई 25, यानी कि किसी भी इवेंट के आने के जो चांसेस है उसका टोटल चांसेस के साथ जो रिलेशन है, जो निस्बत है, उसको हम क्या कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह ये इवेंट है, इसके आने के 5 चांसेस हैं, तो टोटल के साथ इसका रिलेशन, फिर 6 है इसका टोटल के साथ रिलेशन, फिर 10 है इसका टोटल के साथ रिलेशन। ठीक है, तो ये आपकी बन गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, ऐसे ही रहने दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। जब इसका टोटल करेंगे, तो जब इसका टोटल करेंगे तो ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। तो यही है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी tells us how often a specific event occurs relative to the total number of frequency event or trials। के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी स्पेसिफिक इवेंट के आने के चांसेस जो हैं उसका टोटल चांसेस के साथ जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस फार्मूला से हम इसको फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये स्पेसिफिक इवेंट के लिए एक्स आप लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बुक में एक्स है, आप वाई कंसिडर कर सकते हैं, एक्स कंसिडर कर सकते हैं, कैपिटल ए कंसिडर कर सकते हैं, बी कंसिडर कर सकते हैं।
ज़्यादातर एक्स या वाई से ही शो किया जाता है। वैसे कहीं एक्स होता है जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, बीएससी में या बीएस में, तो वहाँ एक्स या वाई यही दो ज़्यादातर आपको मिलेंगे, लेकिन आप कोई और भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स ओवर एन, एन क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। एन लिख लें, यहाँ समेशन एफ लिख लें। समेशन का मतलब होता है सम, तो ये सम का साइन है समेशन, इसका हमने सम फाइंड किया, इसका हमने सम फाइंड किया। तो आप यहाँ इसकी जगह समेशन एफ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कैपिटल एन लिख लें या समेशन एफ लिख लें। समेशन एफ इसकी बात कर, ये साइन दे लें या कैपिटल एन दे लें, एक ही बात है। तो आगे वो कहता है द सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। यानी कि ये जो सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं इवेंट्स की, इनको ऐड करेंगे तो ये ऑलवेज 1 आएगा। अगर तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में रहने देते हैं तो फिर तो 1 आएगा, पर जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, इसके चांसेस होते हैं। क्योंकि डेसिमल में आपने राउंड ऑफ करके लिखना होता है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली टाइप हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में इसको ऐड करेंगे तो वो 1 ही आएगा। क्योंकि नीचे ये देखें, सम जो समेशन एफ है वो तो 25 ही है ना, तो ऊपर वाली ऐड होने है ना 10, 16, 21, 25, तो 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखते हैं, बुक ने डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है, लंबी चौड़ी एग्जांपल दी है, मैंने आपको सिंपल छोटी सी एग्जांपल दे के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट लिखेंगे या 3 या 4 राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो फिर अप्रोक्सीमेटली 1 आने के चांसेस होते हैं। लेकिन एज इट अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रहने देते हैं, फिर ऐड करेंगे तो आपका ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा, अप्रोक्सीमेटली नहीं आएगा। तो ये थी जी हमारी कुछ डेफिनेशंस। इनको अच्छे से तैयार करें, इनको अपनी नोटबुक पे लिखें, याद करें, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारा लास्ट एक टॉपिक रह गया है, उसके साथ ही हम 13.1 को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को इंशाल्लाह क्लोज करेंगे अब, क्योंकि थ्योरी समझना या इस पर टाइम देना बहुत ज़रूरी था। जो एक्सरसाइज है उसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो वो बड़ी जल्दी से हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।